Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11's NCERT Indian Constitution at Work, and in this session we are going to start off with the chapter 2, that is rights in the Indian Constitution. In the previous sessions I have already discussed chapter 1. There were several parts of the chapter 1 and we have discussed all the parts. Now we shall start with the rights in the Indian Constitution. And particularly in this session from this chapter we are going to discuss importance of rights. तो हम आज के सेशन में समझेंगे राइट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है. जस्ट एक क्विक इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं. हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए गए हैं फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 एंड दीज राइट्स आर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ये जो है 6 राइट्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं. इस सेशन में हम समझेंगे कि राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है और बिल ऑफ राइट्स क्या होता है. इन द नेक्स्ट सेशन वी शैल स्टार्ट एंड वी शैल स्टडी दीज 6 फंडामेंटल राइट्स विच आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फिर उसके बाद अगले सेशंस में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी पढ़ेंगे और रिलेशनशिप पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में. सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. देखिए, हमें अगर समझना है कि राइट्स के इम्पॉर्टेंस क्या है तो उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स से राइट्स की इम्पॉर्टेंस समझेंगे. पहला एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 1982 में क्या हो रहा था. एशियन गेम्स थे. ठीक है, 1982 में एशियन गेम्स होने वाले थे. ओके, गवर्नमेंट ने क्या किया. अब देखो, गेम्स होंगे तो बहुत सारा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा. ठीक है, अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया. गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को अपॉइंट किया. अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कि स्टेडियम बनाना हो गया, फ्लाईओवर्स बनाने हो गए, तो इस तरह के काम उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिए. अब ये कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्टर्स ये काम फर्दर अपने लेबर्स को लगाएंगे, है ना. लेबर्स को लगाएंगे और लेबर से सारा काम करवाएंगे. इन्होंने क्या किया, इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने बहुत ही ज़्यादा नंबर में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को रिक्रूट किया. और लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे वो काफ़ी गरीब थे, पुअर थे और उनको बहुत ही बुरी कंडीशंस में, पुअर वर्किंग कंडीशंस में रखा गया. और तो और उनको बहुत कम पेमेंट दी गई. मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था उससे भी कम पेमेंट इनको दी गई. ठीक है, इसके बाद सोशल साइंटिस्ट आए, उन्होंने पढ़ा, इसके बारे में स्टडी की कि आप पुअर कंडीशंस थी वर्कर्स की, उनको कम पे दिया गया. उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल की. उन्होंने कहा कि किसी भी इंसान को मिनिमम वेज, राइट, मिनिमम वेज से कम पैसा अगर उसको दिया जाता है कुछ काम करवाने के लिए तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, वो आ जाएगा बेगर की कैटेगरी में या फिर फोर्स्ड लेबर की कैटेगरी में आ जाएगा. ओके, जो कि वॉयलेशन है फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस. हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं और हमें ये अधिकार दिया हुआ है अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती. तो ये है एग्जाम्पल 1. दूसरा एग्जाम्पल ये लिया जाता है, दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है माचल लालुंग का. ये 23 साल के थे जब इनको अरेस्ट किया गया था. इन्होंने कुछ क्राइम किया था, बट जब ट्रायल की बात आई ही वॉज मेंटली अनसाउंड, अनस्टेबल. ठीक है, उस वक्त वो तैयार नहीं थे, उनको मेंटली अनस्टेबल थे जब ट्रायल की बात आई. तब उस वक्त पे देखो, जब कोई व्यक्ति रेडी नहीं होता है ट्रायल के लिए तो उसके साथ ट्रायल नहीं किया जा सकता. तो फिर उनको क्या किया, हॉस्पिटलाइज किया गया. ठीक है, मांचल को हॉस्पिटलाइज किया गया. फिर हॉस्पिटलाइजेशन के बाद उनका पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट किया गया. राइट, ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर्स ने 2 बार जेल अथॉरिटीज़ को लिखा 1967 में और 1996 में कि वो अब प्रॉपरली फिट हैं, अब ही कैन स्टैंड द ट्रायल. बट उनकी डॉक्टर्स की बात को किसी ने सुना नहीं गया, इसको इग्नोर किया गया. और ये जो थे तब तक तो ये जुडिशियल कस्टडी में थे, है ना. जब तक आपकी सुनवाई नहीं की जाएगी तब तक आप जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे. सो ऐसा ही केस मांचल के साथ हुआ. यहाँ पे ये जुडिशियल कस्टडी में ही रहे जब तक इनकी सुनवाई नहीं की गई. 23 साल के थे, ये आपको याद रखना है. फिर उसके बाद 2005 में इनको रिलीज़ किया गया
जब इन्होंने टोटल जेल में 54 ईयर्स अपनी कस्टडी में निकाल दिए, बट उनका केस हम कभी भी सुना नहीं गया। ओके, इनको फ्री कब किया गया? जब NHRC जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उसने इंटरवीन किया, उसने इंस्पेक्शन किया अंडर ट्रायल्स को, और फिर उन्होंने बताया कि क्या कंडीशंस हैं लोगों के जो अंडर ट्रायल्स है वो कब तक चलते रहते हैं और जुडिशियल कस्टडी में ही लोग रहते हैं, बट उनकी सुनवाई नहीं होती है। अब सोचिए, ये मंचल हैं, इन्होंने पूरी ज़िंदगी गंवा दी अपनी, इनकी सुनवाई नहीं हुई, उनको इनकी सज़ा से ज़्यादा भी इनकी सज़ा इनको काटनी पड़ी। बट हमारे संविधान में राइट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। इसका मतलब है हर एक जो सिटीजन है उसके पास राइट है टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल। ठीक है, फेयर एंड स्पीडी ट्रायल का उसके पास राइट है। मंचल के केस में ऐसा नहीं हुआ। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑलरेडी अवेलेबल था, ग्रांटेड था उनको, वो प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा था। इट वॉज नॉट एबल टू गेट इन टू द प्रैक्टिस, उसको प्रैक्टिस ही नहीं किया गया। तो ये है क्या? ये है वायलेशन। सो हम ये 200 केसेस से कैसे समझे? देखो, फर्स्ट केस से हम क्या समझे कि यहाँ पे भी वायलेशन हुआ राइट का, जो कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड था, बट यहाँ पे कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? जो वर्कर्स हैं उनको उनके ड्यू पैसे मिल गए, उनको राइटफुल वेजेस मिल गए। बट दूसरे केस में क्या हुआ? क्या वो इंसान अपनी लाइफ वापस ले पाया? नहीं ले पाया। ठीक है, यहाँ पे तो ये जो केस था, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे राइट्स का इंपॉर्टेंस क्या है? हमें बेसिक चीज़ें जो है वो बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करती है, नेसेसिटीज इंश्योर करती है राइट्स, राइट? यही है इंपॉर्टेंस कि देखो, पहला क्या है? पहला है कि राइट्स मिलना और दूसरा है कि राइट्स का प्रोटेक्ट होना। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स क्या है? देखिए, बेसिकली बिल ऑफ राइट्स क्या है? बिल ऑफ राइट्स लिस्ट ऑफ राइट्स है जो कि आपके संविधान में लिखे हुए हों और आपके संविधान के थ्रू उनको प्रोटेक्ट किया गया हो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक जो डेमोक्रेसी होती है उसको ये इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, जो वहाँ के लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, दे शुड एन्जॉय सर्टेन राइट्स। एंड गवर्नमेंट, देखिए, सिर्फ राइट्स होना ज़रूरी थोड़ी ना है। अगर आपने मेरे पहले वाले सेशंस पढ़े होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक बार, कि सिर्फ रूल्स बनाना ज़रूरी नहीं है, रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है, और इनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है रिकॉग्निशन, राइट? गवर्नमेंट को ये राइट्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, इनको लीगल स्टैंडर्ड्स देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वी हैव देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो वो लोग कहाँ पे गए? वो गए सुप्रीम कोर्ट में, और कोर्ट में जाके उन्होंने जस्टिस ली। ये जो है लीगैलिटी आपकी दर्शाती है कि वो राइट को रिकॉग्निशन मिला है, और अगर उन राइट का वायलेशन होगा तो आपको प्रॉपर जस्टिस मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है राइट्स की डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन को इसको मेंशन करना पड़ेगा। सो सच अ लिस्ट ऑफ राइट इज मेंशन्ड इन एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द बिल ऑफ राइट्स। उसको ही बोला जाता है बिल ऑफ राइट्स। हमारे यहाँ, हमारे देश में इन राइट्स को बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स। अब आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो राइट्स हैं ये क्या हैं? ये गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करते हैं एक्शंस लेने के इन राइट्स के अगेंस्ट। देखिए, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था लिमिटेशंस ऑन द गवर्नमेंट, और हमने इसमें समझा था कि थ्रू राइट्स गवर्नमेंट के पास लिमिटेशन होती है। मतलब ये कुछ ऐसी बेसिक राइट्स होते हैं जिनके अगेंस्ट या फिर गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन इन राइट्स को ओवरपास करके नहीं ले सकती। ठीक है, और तो और बिल ऑफ राइट ये इंश्योर करता है कि इनके वॉयलेशन का कोई रेमेडी हो, राइट? सो गाइज, आज के इस सेशन में, आज के इस चैप्टर में हमने पढ़ा चैप्टर 2 में इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट्स के राइट्स कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हमें बेसिक चीज़ें नहीं मिलेंगी। और हमने समझा कि सबसे ज़्यादा राइट्स का प्रोटेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। अब ये प्रोटेक्शन कहाँ से मिलता है? ये प्रोटेक्शन मिलता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि लीगल रिकॉग्निशन से, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स नहीं लिखे होंगे, अगर बेसिकली सिर्फ बोला जाएगा कि इन जनरल कि हाँ ठीक है आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन जब आप बोलोगे तब आप गवर्नमेंट आपको उठा के जेल में फेंक दे,
तो फिर राइट्स प्रैक्टिस कैसे हो गए, उनको रिकॉग्नाइज आप कॉन्स्टिट्यूशन से करोगे तो आप पिटिशन फाइल कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने काम गलत किया। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज रिकॉग्निशन एंड द सेकेंड थिंग इज प्रैक्टिस, कि राइट्स को प्रैक्टिस होना भी बहुत ज़रूरी है। सो दीज आर द की फैक्टर्स, दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स। उसके बाद हमने समझा कि बिल ऑफ राइट्स क्या होते हैं, बेसिक लिस्ट ऑफ राइट्स होते हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है। दीज आर बिल ऑफ राइट्स। हमारे संविधान में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आर्टिकल 12 टू 35 हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स गिवन है। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। एक एक करके अगले सेशंस में हम एक एक राइट पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, इसको हम अच्छे से बेसिकली पूरे प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगले सेशंस में, आने वाले सेशंस में हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, फिर डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है यहाँ पे, और हम रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे राइट्स का और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एंड इफ़ यू like this video, you can subscribe to our YouTube channel for more videos and more updates. Also download our Sprint UPSC app to practice book chapter or topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos won't help unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance. Sprint UPSC is perfect app to do all of this. Thank you and see you in the next video.